Hello everyone, I am Shefali, your business studies teacher. I welcome you all in your business studies class. We were discussing about planning and we have discussed process of planning in our last video. Today we will talk about types of plans. अब हमने पहले जो है प्रोसेस डिस्कस किया, वो सारा जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को फॉलो करने के बाद आप जो एंड रिज़ल्ट जो एक्चुअल में आउटकम आपको मिलेगा दैट विल बी अ पर्टिकुलर प्लान। कि आपके पास एक प्लान है, उस प्लान को फॉलो करके आप अपने ऑब्जेक्टिव की तरफ बढ़ोगे। बट अब उस प्लान के भी काफ़ी सारे टाइप्स हैं जो आपके पर्पस के अकॉर्डिंग आप उस तरह के प्लान को चूज़ करते हो। तो यहाँ जो मेजर दो टाइप्स हैं आपके पास प्लान्स के, दैट विल बी स्टैंडिंग और रिपीटेडली यूज्ड प्लान्स। स्टैंडिंग का मतलब या रिपीटेड का मतलब यहाँ पर क्या है कि जो बार बार सेम प्लान ही आप बार बार यूज़ कर सको, आपको उसको बदलना ना पड़े। हल्का फुल्का कोई चेंज है तो आप करें, बट आपको पूरा प्लान अगेन ना बनाना पड़े, दोबारा ना बनाना पड़े। उन्हें कहा जाता है स्टैंडिंग प्लान्स, कि वो खड़े रहते हैं सेम प्लान्स अनइंटरप्टेड वे में, जो है वो लगातार यूज़ होते रहते हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन में। उन्हें बनाया ही इसलिए जाता है ताकि आप उन्हें बार बार यूज़ कर सको। रेकरिंग प्रॉब्लम्स होती हैं, मतलब जो सेम तरह की प्रॉब्लम्स बार बार आती हैं, उनके लिए इन प्लान्स को हम यूज़ करते हैं। जैसे आपने रिक्रूटमेंट या सिलेक्शन का प्रोसेस है, एक पोस्ट है मैनेजर की। अब उसके लिए जो भी स्टेप्स आप फॉलो करते हो कि आप रिटन टेस्ट लेते हो, मॉक इंटरव्यू है आपके पास, उसके अलावा आप उनका जो है स्किल टेस्ट ले रहे हो कोई, या उनका कोई साइकोलॉजिकल टेस्ट ले रहे हो, तो ये जो प्रोसेस है आपका वो हर बार सेम रहने वाला है। तो एक तरह से ये स्टैंडिंग प्लान है कि ये प्लान सेम रहेगा कि इस पोस्ट के लिए मुझे इस स्टेप्स से होकर के सामने वाले एम्प्लॉय को जो है वो अपॉइंट करना है। सेकेंड जो आपका टाइप है वो है सिंगल यूज़ या स्पेशल कह लीजिए या एडहॉक प्लान कह लीजिए। तीनों शब्द जो हैं वो सेम ही मीनिंग यहाँ डिनोट कर रहे हैं। सिंगल मतलब एक ही बार यूज़ होगा, स्पेशल मतलब फॉर स्पेशल पर्पस, एडहॉक मतलब टेम्परेरी, कि उस पर्टिकुलर पर्पस के लिए यूज़ होगा, उसके बाद उस प्लान की कोई स्टेबिलिटी नहीं है, उसके बाद आप उसको दोबारा बनाएंगे। दोबारा अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो दोबारा से वो प्लान बनेगा, क्योंकि उसका पिछले वाली कंडीशंस जो आपकी थी उसका न्यू कंडीशंस के साथ कोई मैच नहीं होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कह सकते हो बजट, कि बजट हर बार नया ही बनता है, सेम बजट हम कभी यूज़ नहीं कर सकते अगले साल, क्योंकि सिचुएशंस चेंज हो जाती हैं, तो बजट आपको हमेशा आप न्यू ही बनाते हो। उसके अलावा आप कह सकते हो यहाँ पर आपके पास प्रोग्राम। प्रोग्राम मतलब कि कोई पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है, उसके लिए कोई प्रोग्राम बनाया गया, तो वो उस पर्पस के लिए यूज़ होगा, उसके बाद अगेन बनेगा। तो ये हो गए आपके सिंगल यूज़ प्लान्स जो एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए यूज़ होंगे, उसके बाद वो नए बनाने पड़ेंगे। अच्छा, अब हम स्टैंडिंग की अगर एग्जांपल लें, जो सेम प्लान्स बार बार यूज़ हो जाते हैं आपके, तो वहाँ आप कह सकते हो पॉलिसीज़ हो गई आपके पास, प्रोसीड्यूर्स हो गए, मेथड्स हो गए आपके पास। ये सारे आपके जो हैं वो स्टैंडिंग प्लान्स हैं, मतलब सेम आपके बार बार यूज़ किए जा सकते हैं। और यहाँ हम कह सकते हैं बजट सिंगल यूज़ में, और दूसरा आप कह सकते हो प्रोग्राम फॉर अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। अब यहाँ हमने इन दोनों के बारे में तो डिस्कस किया कि ये दोनों क्या हैं। अब इनके बीच में अगर मुझे डिफ्रेंशिएट करना हो, वही जो बातें अभी डिस्कस की वही सेम चीज़ें हमारे पास रहेंगी, कि आपके पास जो इनका मीनिंग है दैट इज़ स्टैंडिंग प्लान इज़ फॉर रिपीटेड यूज़, सिंगल प्लान इज़ फॉर सिंगल यूज़। स्टेबिलिटी की बात करो तो यस, स्टैंडिंग प्लान स्टेबल हैं, सिंगल यूज़ प्लान्स आर नॉट स्टेबल।
क्योंकि हर बार नए बनाने पड़ते हैं। स्टैंडिंग प्लान्स का जो स्कोप रहता है वो वाइडर है, बिकॉज ये अलग अलग डिपार्टमेंट्स में सेम चीज़ें, सेम प्लान यूज़ होता है। सिंगल यूज़ का जो आपका स्कोप है दैट इज़ नैरो। क्यों नैरो है? क्योंकि ये एक बार में यूज़ होकर के जो है वो दोबारा से यूज़ नहीं किए जा सकते। उसके बाद एग्जाम्पल जो है हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। स्टैंडिंग प्लान्स के एग्जाम्पल हैं कि आपका कोई तरीका है किसी काम को करने का, जैसे कि रिक्रूटमेंट का मेथड है एक पर्टिकुलर पोस्ट के लिए, आपकी पॉलिसीज़ हैं, आपके रूल्स कह सकते हो आप, जो सबसे ज़्यादा सेम रहते हैं हमारे, जैसे कि नो स्मोकिंग का रूल है किसी जगह पर, किसी ऑर्गेनाइजेशन में, वो सेम ही रहेगा, वो स्टैंडिंग प्लान है, हर बार वो रूल सेम ही रहने वाला है। सिंगल यूज़ में आपका बजट है, तो वो बजट न्यू ही बनाओगे आप, क्योंकि आपकी जो कॉस्ट है, बिजनेस एनवायरनमेंट है, वो सब चेंज होता रहता है। सेम बजट अगली बार अगर रख दोगे बिना सोचे, तो फिर आपका जो सक्सेस रेट है वो अपने आप डाउन जाएगा, क्योंकि सेम आपके एक्सपेंसेस आए हर बार, ऐसा बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है। सो ये सब हमारा था इन प्लान्स के बारे में। अब हम जो हमारा स्टैंडिंग प्लान है इसके बारे में जो है वो इन डिटेल डिस्कस करेंगे। स्टैंडिंग प्लान में सबसे पहला अगर कोई इसका मैं एग्जांपल ले सकूं तो दैट विल बी ऑब्जेक्टिव, कि जो आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं वो स्टैंडिंग प्लान का सबसे बेस्ट एग्जांपल हैं। क्यों है? क्योंकि वो सेम ही रहता है हर डिपार्टमेंट के लिए, जो आपका एक एंड गोल है वो सेम ही है पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। वो आपको बार बार दोबारा फ्रेम करने की ज़रूरत नहीं है कि मेरा ऑब्जेक्टिव हर बार बदल जाएगा। ऑब्जेक्टिव जो आपने एक बार सेट कर दिया वो सेम ही रहने वाला है। तो ऑब्जेक्टिव के बारे में यही है कि ये एक एंड गोल है जो आप अचीव करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट तरह की एक्टिविटीज़ को जो है वो परफॉर्म करते हो। दैट इज़ योर एंड गोल। उसके अचीवमेंट के लिए मैं डिफरेंट एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करती हूँ। अब यहाँ एक और वर्ड यूज़ होता है दैट इज़ पर्पस। अब पर्पस क्या है और ऑब्जेक्टिव तो हमने डिस्कस कर लिया कि एक एंड गोल जिसको अचीव करने के लिए डिफरेंट एक्टिविटीज़ परफॉर्म होंगी। पर्पस जो होता है ना वो एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का रोल होता है इन सोसाइटी, कि उसका सोसाइटी में क्या रोल है वो सोसाइटी के लोग ही डिसाइड करते हैं कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसका क्या रोल है, क्या पर्पस होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल एक स्कूल है तो सोसाइटी ये कहती है कि इस स्कूल का जो पर्पस है वो एजुकेशन देना होना चाहिए बच्चों को। ये आपका होता है पर्पस विच इज़ डिटरमाइंड बाय द सोसाइटी। तो ये डिफरेंट है आपका ऑब्जेक्टिव से। ऑब्जेक्टिव आप डिसाइड करते हो और पर्पस आपका जो है वो सोसाइटी डिटरमाइन करती है। अब हम कहते हैं कि ऑब्जेक्टिव का एग्जाम्पल क्या हो सकता है। कुछ एग्जाम्पल ले लें हम ऑब्जेक्टिव्स के। फॉर एग्ज़ाम्पल आप चाह रहे हो कि इस साल आपका जो सेल टर्नओवर है वो 2000 करोड़ 2000 करोड़ हो जाए, आपकी टोटल सेल इस साल की 2000 करोड़ हो जाए, या एवरी ईयर आप एटलीस्ट 100 पीपल को जो है वो एम्प्लॉयमेंट दे सको। या फिर आप ये कहना चाहते हो कि पिछली बार से मेरी जो कॉस्ट है उसमें 10% का जो है वो रिडक्शन आ जाए आपकी कॉस्ट में। या आपका जो क्वालिटी रिजेक्ट्स हैं, मतलब आपने जैसे कोई इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान या फिर कुछ भी आप बना रहे हो, किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन, वो जब फाइनल चेक होता है तो उसमें कुछ रिजेक्ट हो जाती हैं चीज़ें जो अप टू द मार्क नहीं बनती। तो उस क्वालिटी रिजेक्ट्स को आप चाह रहे हो कि इस बार मुझे 20% रिडक्शन करना है इन आपके पास, कि जो भी हमारा क्वालिटी रिजेक्ट्स हैं हमारे, की क्वालिटी की वजह से कुछ चीज़ें अगर रिजेक्ट हो रही हैं। वो सिंपल सी बात है कि आप अपनी जो मिस्टेक्स हैं, ये जो गलतियां हैं, उन्हें कम करना चाह रहे हो, क्योंकि कॉस्ट आपकी जो है वो इससे इंक्रीज़ होती है। अगर आपकी क्वालिटी जो चीज़ें हैं वो रिजेक्ट होंगी तो वो जो पीस आपके रिजेक्ट हो गए उनको आपको फिर वो मार्केट में सेल नहीं कर सकते आप, जब तक वो उस अप टू द मार्क क्राइटेरिया को
क्रॉस ना करें। ओके, तो इस टाइप में ये एग्जाम्पल हो सकते हैं कि आप अपना एक ऑब्जेक्टिव या एंड गोल डिसाइड करोगे और फिर आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो उसकी तरफ बढ़ेगी। और इसके मेन जो फीचर्स हैं, मतलब ऑब्जेक्टिव डिसाइड करने से पहले आपको क्या सोचना होता है। फर्स्ट आप ये सोचें कि आपका ऑब्जेक्टिव सिंपली डिफाइंड हो। सिंपली डिफाइंड का मतलब जो है वो एम्बिगुअस ना हो। जो आपके फीचर्स होने चाहिए ऑब्जेक्टिव के, सिंपली डिफाइंड हो। एम्बिगुअस का मतलब कंफ्यूजिंग ना रहे, सिंपली डिफाइंड होगा तभी आपके एम्प्लॉयज़ जो हैं वो उसको ईजिली अचीव कर पाएंगे। दूसरा ना, मेजरेबल होना चाहिए कि उसको मेज़र कर सको आप, क्योंकि अगर मेज़र नहीं कर पाएंगे तो अचीव कैसे होगा। अगर मैं ऐसे बोल दूं कि सेल इंक्रीज़ होनी चाहिए, अब कितना इंक्रीज़ हो, ऐसे तो फिर हो सकता है 1 यूनिट भी आपने एक्स्ट्रा बेची तो आप कह दो सेल तो इंक्रीज़ हुई है, बट डज 1 यूनिट मेक एनी डिफरेंस? कि आपने एक पीस ऑफ सोप एक्स्ट्रा बेच दिया तो क्या वो कुछ डिफरेंस कर रहा है 10-20 रुपीज़? नो। आप एक मेजरेबल ऑब्जेक्टिव सेट करो कि इस साल मेरी सेल 25% पिछली बार से ऊपर जाए, या 2000 करोड़ का टर्नओवर रहना चाहिए इस बार। इस टाइप में मेजरेबल ऑब्जेक्टिव होने चाहिए। और एक टाइम लिमिट होनी चाहिए प्रिस्क्राइब्ड, जिसके अंदर आप उन्हें जो है वो अचीव कर लोगे। वो टाइम लिमिट पहले से डिफाइन होनी चाहिए। ये नहीं है कि हम जो है वो कितने भी टाइम तक लगे रहेंगे, नो, देयर शुड बी अ टाइम लिमिट। जैसे मैंने कहा कि इस ईयर, कि इस 1 साल की मेरी जो टर्नओवर है या सेल है वो इतना बढ़ जाए, तो पर्टिकुलर ईयर की बात हो रही है, अनएम्बिगुअस वे में नहीं, एम्बिगुअस वे में नहीं कि हम कितने भी टाइम तक वेट करेंगे हमारी सेल का, नो, देयर शुड बी अ टाइम लिमिट। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो एक वर्ड आता है, जैसे हमने पहले पर्पस की बात की थी, देयर इज़ अनदर वर्ड दैट इज़ मिशन। अब मिशन जो है आपके पास वो एक तरह से आपका गोल है, बट यहाँ पर जो है आपकी तरह जो बाकी ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही हैं सेम लाइन ऑफ बिजनेस में है। जैसे अगर आप एक स्कूल चला रहे हो, वो भी एक स्कूल ही है, बट उनका मिशन और हमारा मिशन अलग होगा। पर्पस दोनों का सेम है कि दोनों एजुकेशन देने के लिए जो है वो बनाए गए, दोनों स्कूल्स एजुकेशन देने के लिए बनाए गए, बट मिशन दोनों का अलग है, क्योंकि दोनों सेम लाइन ऑफ बिजनेस में है, दोनों क्या जो एजुकेशन का जो है एजुकेशन लाइन में है। अब मिशन अलग कैसे होगा कि हो सकता है कि किसी स्कूल का मिशन हो कि उन्हें एवरी ईयर 100 कॉमर्स के स्टूडेंट्स को एजुकेट करना है, ये उनका मिशन है। कि हम पर्टिकुलरली उन्होंने एक स्ट्रीम चूज़ किया कि इस स्ट्रीम के इतने स्टूडेंट्स एवरी ईयर हमें एजुकेट करना है, दैट इज़ देयर मिशन। सो मिशन इज़ कि जब सेम लाइन ऑफ बिजनेस जो है आपका, उनसे आप अलग कैसे हैं, वो मिशन बताता है। ऑब्जेक्टिव हम डिस्कस कर चुके हैं। देन देयर कम्स अ नेक्स्ट वर्ड दैट इज़ कॉल्ड स्ट्रैटेजी। अब हमारा स्ट्रैटेजी जो है वो क्या कहता है, लेट्स सी। स्ट्रैटेजी जो होती है वो आप बनाते हो अपने राइवल्स या अपने कॉम्पिटिटर्स को देख करके कि वो लोग क्या कर रहे हैं। बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी करके मैं एक पर्टिकुलर प्लान फ्रेम करती हूँ जिसे कहा जाता है स्ट्रैटेजी। मैं अपनी स्ट्रेंथ, अपनी वीकनेस, मार्केट में अवेलेबल अपॉर्चुनिटीज़ और मार्केट के थ्रेट्स, उन सबको जब स्टडी कर लूँ तो उससे जो मैं बनाऊँगी प्लान वो कहलाएगा स्ट्रैटेजी। तो इसके लिए हम क्या कर देते हैं, एक स्वॉट एनालिसिस करते हैं, SWOT। S का मतलब है स्ट्रेंथ, W वीकनेस, O से अपॉर्चुनिटीज़, T से थ्रेट। तो ये आप सारी चीज़ें जो है वो स्टडी करते हो, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज़, थ्रेट्स। ओके,
S stands for strength, W is for weakness, कि आपकी क्या कमियां हैं जिनको आप जो है वो ध्यान में रख के चलोगे और ओवरकम करने की कोशिश करोगे। O stands for अपॉर्चुनिटी एंड T stands for थ्रेट, कि क्या डर है। कुछ ऐसा भी होता है ना कि कई बार हो सकता है कि मार्केट में आने वाले टाइम में कंज्यूमर्स का टेस्ट चेंज हो सकता है, थ्रेट आने वाला है ये, या फिर टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आएंगे जिसकी वजह से आपका प्रोडक्ट आउटडेटेड हो सकता है, ये थ्रेट्स हैं। अपॉर्चुनिटी में आने वाले टाइम में हो सकता है कि आपके प्रोडक्ट की बिक्री बढ़ सके, ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी है, उसको आपने ग्रैब करना है। सो ये जो स्वॉट एनालिसिस है इसको करके आप बनाते हैं एक स्ट्रेटेजी। तो जो स्ट्रेटेजी आप बनाते हो दैट इज़ अ कॉम्प्रिहेंसिव प्लान, कि आप अपने बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव, एक डिटेल्ड प्लान बनाते हो। और यहाँ पर आपके पास यही है कि ये आपको हेल्प करती हैं आपके ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए, जो भी आपका एंड गोल है, और आपको रिसोर्सेज को कैसे एलोकेट करना है, कैसे अपनी एक्टिविटीज़ को जो है वो कंप्लीट करना है, दैट टेल्स स्ट्रेटेजी। सो आपकी जैसे स्ट्रेटेजी हो सकती है कि आपने जब बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी किया कि आपको सेम लाइन ऑफ बिजनेस में रहना है या नहीं रहना है, टॉप पर कैसे पहुँचें अपनी ही बिजनेस लाइन में, कॉम्पिटिटर्स को कैसे हम बीट कर सकते हैं, पीछे छोड़ सकते हैं, इस टाइप में होती हैं आपके पास स्ट्रेटेजीज। अब यहाँ पर आपका ऑब्जेक्टिव और आपकी जो स्ट्रेटेजी है वो आपस में एक दूसरे से अलग कैसे हैं। वैसे तो हम देखो डिस्कस कर चुके हैं कि ऑब्जेक्टिव एक सिंपली एंड गोल है और स्ट्रेटेजी उस एंड गोल को पाने का एक तरीका है। सबसे पहला जो डिफरेंस जो सारी बात को ही कंप्लीट कर देगा वो यही बात है कि ऑब्जेक्टिव इज़ अ एंड गोल और स्ट्रेटेजी इज़ मियर अ प्लान टू अचीव दैट गोल, कि उस गोल को पाने के लिए जो है वो एक प्लान है हमारे पास। उसके बाद मेन एलिमेंट जो है आपका ऑब्जेक्टिव का वो यही है कि ये मेजरेबल टर्म्स में होना चाहिए और एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम में आप ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सको। एंड स्ट्रेटेजी यहाँ पर आपको बस बिजनेस एनवायरनमेंट को कंसीडर करना है जब भी आप इसे फ्रेम करोगे। सो ये है आपका आज के लिए टॉपिक। यू हैव टू स्टडी इट केयरफुली, practice some case studies also. Thank you so much.